अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। और ये आपका प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज, मैं आज आपके लिए ये जो वीडियो लेके आया हूँ ये है आपका सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। और गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें क्या क्या करवाने वाला हूँ, और इस पूरे जो सीरीज होगी हम इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। अगर फिर से मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी को नॉलेज के लिए सीखना है, अगर किसी को रिसर्च पर्सपेक्टिव से सीखना है, तो वो हमारे जो B2A जो हमारा सीरीज होगा नेक्स्ट सेम, उसमें आके क्या कर सकता है, उसे ज्वाइन कर सकता है। वहां पे सब कुछ आपका बेसिक टू एडवांस चलेगा। ओके ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो हम क्या क्या करने वाले हैं वो हम पहले देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे। सो पहले मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ ग्रुप सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी को। तो मैं कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा? फर्स्ट पार्ट इज सिमेट्री। पहला पार्ट मेरा रहेगा सिमेट्री। उसमें हम मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री देखेंगे कि वो 3 डायमेंशन में किस सिमेट्री में एग्जिस्ट करता है। उसके लिए हमें मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर चाहिए होगी। तो हम इसमें स्ट्रक्चर, शेप एंड स्ट्रक्चर, या यू कैन से शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां पे आप हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी से स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना सीखोगे। ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर उनका यूज यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद में पॉइंट ग्रुप। इससे बाद में डिवाइड करते हैं पॉइंट ग्रुप में। हम देखेंगे पॉइंट ग्रुप, क्योंकि पेपर में पॉइंट ग्रुप भी पूछा जाता है। उससे बाद में फिर आते हैं कैरेक्टर टेबल पे, जहाँ पे बहुत सारी चीज आपकी आने वाली है। वहां पे आपका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आप पढ़ोगे और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन पढ़ोगे। ठीक है ना, और लास्ट में आप देखोगे एप्लीकेशन पार्ट। हम इस पार्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि इससे 4 नंबर, इससे जो है 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एप्लीकेशन वाला पार्ट। इसमें हम ट्रांसलेशनल मोड, रोटेशनल मोड और नॉर्मल मोड मीन्स वाइब्रेशनल मोड पढ़ेंगे, और रमन मोड पढ़ेंगे मीन्स रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड, और IR मोड पढ़ेंगे। ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, कुछ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वगैरह के क्वेश्चन देखेंगे, तो इस पे हम मोस्टली ध्यान देंगे। ठीक है ना, इन पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, मीन्स जल्दी जल्दी करेंगे। मैं सोच के चलूंगा कि आपसे बेसिक आता है, फिर भी मैं बेसिक से ही लेके चलूंगा, और ये भी आपके अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है ना, वैसे हम सब कुछ करने वाले हैं। तो मैंने इसे A1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें आपकी मैक्सिमम 5 क्लास लगेगी, 5 क्लास भी नहीं लगेगी, 3 या 4 क्लास में फिनिश हो जाएगा पूरा सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। सो लेट अस स्टार्ट। और आपका एग्जाम की अगर बात करूं तो एग्जाम में 12 टू और यू कैन से 10 to 14 या 15 मार्क्स का ये आ जाता है। ठीक है ना, 12 मार्क्स को मोस्टली पूछा जाता है, तो ध्यान रहेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिमेट्री। So what is the meaning of symmetry over here? Means I have a lot of molecule in chemistry, in organic chemistry, in inorganic chemistry. ठीक है ना, सो मेरे पास बहुत सारे कंपाउंड्स है, बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। या आप वर्ल्ड में या आप यूनिवर्स में कहीं भी आप कोई भी शेप देख लो, वो सब शेप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सिमेट्री फॉलो करते हैं। सबकी कुछ ना कुछ सिमेट्री होती है। ठीक है ना, जैसे कि मैं बहुत सारे मॉलिक्यूल पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ कि sp3 जो कंपाउंड्स होते हैं उनका टेट्राहेड्रल शेप होता है। कैसा शेप होता है? टेट्राहेड्रल। तो इसमें भी कुछ सिमेट्री होती है। ठीक है ना, यानी और इसका भी मैं कह सकता हूँ कि 3D स्पेस में इसका भी कुछ ना कुछ 3D स्पेस में इसका भी रिप्रेजेंटेशन है, और जिसका 3D स्पेस में रिप्रेजेंटेशन है उनकी हम सिमेट्री यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कोई भी, मैं एक मैन की सिमेट्री की बात करूँ तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, एक बिल्डिंग की सिमेट्री की बात करूँ, एक फिश की सिमेट्री की बात करूँ, तो हम यहाँ पे सब सिमेट्री ये देखने वाले हैं। तो सिमेट्री मीन्स आई थिंक यू गॉट इट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट some operations which are used in symmetry.
So some symmetry elements. We are going to read some symmetry elements. So there are some symmetry elements like this, and these are important to understand the symmetry and group theory. So first is your plane axis of rotation. Okay, so first of all, axis of rotation, or you can say axis of rotation, and represented by Cn. But there are two type of axis of rotation. One is proper axis of rotation, and second one is improper axis of rotation. So हम यहाँ पे दो टाइप का एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ेंगे. उससे बाद में या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यू कैन से एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ओके, एंड सेकंड हम पढ़ेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री. प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ने वाले. प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम मोस्टली तीन टाइप के प्लेन्स पढ़ेंगे. एक हम पढ़ेंगे आपका वर्टिकल प्लेन, एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे आपका डायगोनल प्लेन. ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड लास्ट वन इज डायहेड्रल प्लेन. And next one is inversion center. So rotational, plane and inversion. I will study about these three type of symmetry elements. Or one is identity. Okay, so identity, and this is represented by this proper axis of rotation represented by Cn, improper axis of rotation represented by Sn, vertical plane is represented by sigma v, horizontal plane is represented by sigma h, diagonal plane is represented by sigma d, और इन्वर्जन सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय I. अब हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि होते क्या है, और आइडेंटिटी इज रिप्रेजेंट बाय E. सो देखते हैं क्या होते हैं ये, और इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं. सिग्मा वी को भी मैं फर्दर वैसे दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, सिग्मा वी एंड सिग्मा वी प्राइम. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि व्हाट इज प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन. व्हाट इज प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन. फिर स्टेप बाय स्टेप सब पे चलेंगे और सबको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना. बेसिक है तो थोड़ा देख लेते हैं और फिर बाद में हम थोड़ा स्पीड ले लेंगे. क्वेश्चंस हम बहुत सारे करेंगे, ठीक है ना. और मैं आपको बुक भी बता दूंगा कि कौन सी बुक प्रेफर करोगे, और जो मैं क्वेश्चंस होंगे वे 4-5 बुक के एक साथ मिला के मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है ना. आप उन क्वेश्चंस को कर लेना, मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, आप उन क्वेश्चंस को कर लेना, और जो ना हो वो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो. ओके, so first of all, axis of symmetry. Axis of symmetry. Axis of symmetry. Okay. इसमें भी हम फर्स्ट पढ़ते हैं proper axis of symmetry. Proper axis of rotation या proper axis of symmetry ये पढ़ते हैं. रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम CN से. तो देखो जनरली ये जो आपके मैं सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ये जनरली एक टाइप से ऑपरेटर्स है जो आप मॉलिक्यूल पे लगाते हो, और मॉलिक्यूल पे लगा के अब जनरली एक टाइप से आप ऑपरेटर्स कहते हो. जनरली ऑपरेशंस है, मैं ऑपरेशन लगाता हूँ उसके ऊपर और देखता हूँ कि उसकी सिमेट्री कैसे है. उसकी सिमेट्री को देखने के लिए कुछ ऑपरेशंस लगाता हूँ. तो ये सब ऑपरेशन है. जैसे कि CN
प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये भी एक ऑपरेशन है, ठीक है ना। ये जो ऑपरेशन अप्लाई होता है, इसका जो ऑपरेशन है वो है आपका रोटेशन, रोटेशन अराउंड एन एक्सिस। एक एक्सिस के अराउंड मैं मॉलिक्यूल को क्या करता हूँ, रोटेट करता हूँ। इस सिमेट्री में क्या करता हूँ, इस सिमेट्री एलिमेंट से मैं क्या करता हूँ, एक एक्सिस लेता हूँ और उस एक्सिस के अराउंड में मॉलिक्यूल को क्या करता हूँ, रोटेट करता हूँ। ओके, समझना, रिप्रेजेंट करते हैं, सीएन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब ये भी जनरली दो टाइप की हो जाती है आगे जाके, दो टाइप की। फर्स्ट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड सेकेंड वन इज ऑक्सिलरी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऑक्सिलरी एक्सिस और यू कैन से सबसेट एक्सिस और कुछ भी तुम्हें कहना है, ठीक है ना। एक प्रिंसिपल एक्सिस मींस आपकी ये मेन होगी और दूसरी ये नॉन। ओके, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को लेट्स से, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सीएन से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, इसके लिए फॉर्मूला आपको लिखना होगा, दैट इज 360 बाई एन, 360 बाई एन। ये क्या है अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे 360 डिग्री बाय एन ले रहे हैं हम। ओके, व्हाट इज एन, दिस एन इज दिस, this n is this. So what is that formula representing? So it will give us the angle. Sorry, here is the angle. Sorry, here is the angle by which I am rotating this the molecule. So Cn is equal to 360 by angle. Here there is an angle by which I am rotating the molecule. If I will put that angle over here and dividing the 360 degree by that angle, then I will get the value of n. So this is nothing but n. N is equal to 360 by angle. Okay, let's say I am rotating by 90 degree. I am rotating by 90 degree. So n will be 360 by 90. Then that is 4. So n is equal to 4 means axis is C4. Okay, let's say angle is 180. Let's say angle is 180 degree. So n is equal to 360 by 180 means this is 2. N is equal to 2 means Cn is equal to is nothing but C2. So axis is C2 axis. Okay, let's say n is equal to, sorry, let's say angle is equal to 120 degree. Let's say angle is equal to 120 degree. Then n is equal to 360 by 120. That is 3 means that is C3 axis. Okay, if you are rotating molecule by 120 degree angle, then this is your C3 axis. Okay, let's say angle is equal to 72 degree, 72 degree, then n is equal to 360 by 72 and 72 5 is 360. So that is C5 axis. Let's say n is equal to 360 by this angle is 60, then this is 6. So axis is C6. So this is the definition of rotational axis. So you are going to rotate a molecule. You are going to rotate a molecule around a axis, and that axis is represented by Cn, where n is nothing but 360 by that angle by which you are rotating the molecule. If you are rotating the molecule by 180 degree, then your axis is C2. If you are rotating your molecule by 90 degree, then that axis is 360 by 120, then you will get this axis is C3. So axis is depend on the angle. So by which angle you are rotating the molecule, that the axis depend on that angle. Got it? Okay. Now here that is important thing, that which operation is you can say which operation is allowed or which not. Let's say I have a molecule of water. And I am saying that rotate this molecule by C3. Yeah, or I am saying rotate this molecule by 120 degree. If you are rotating this molecule by 120 degree, then this water molecule rotate something like this, means this bond go shift something like this, and this is coming something like this, means
your molecule will orient different from this molecule. Okay, the orientation of these molecules are different, but so this rotation is not allowed. So which rotation is allowed? That rotation is allowed in group theory, in which you will get a equivalent structure, in which you will get a equivalent structure. I am not saying the identical, I am not saying the identical, I am saying equivalent structure. Let's say you are giving this H as H1, abbreviation as H1, and for this abbreviation is 2. Then let's say you are rotating it by 180 degrees, then you will get OH2 H1. You are rotating by with our axis from here, and you are rotating by 180 degree, then this H will go over here and this H will go over here, and you will get the molecule this. Now as you can see, this is S and this is also S, this is H, this is also H. So H is replaced by H, but the abbreviation is different. So H is replaced by H, although the numbers or abbreviations are different. So this type of orientations or these two structures are equivalent to each other. Equivalent to each other. I am saying equivalent word. I am saying equivalent word, not identical. Identical is what? Identical is if you are rotating this by 360 degrees, then you will get H1 H2 again. This is identical, but this is not identical. This is equivalent. So that operation is allowed after applying that operation is allowed after which applying the operation on the molecule, you will get the equivalent structure. That operation is allowed in group theory. Okay, I am taking a different molecule. You will get the complete idea. Okay, let's say I have a benzene ring. Like this. So H, 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 H. Let's say I am H1, H2, H3, H4, H5, H6. I am having this abbreviation over here, and I am saying that rotate this molecule with by axis which is perpendicular to the plane of paper. What is the plane of paper? This is the plane of paper or plane of molecule, and you are rotating it by our axis which is perpendicular to the plane of paper, and you are rotating it by angle 60 degree. Means 60 degree is n is equal to 360 by 60, means that is 6, means axis is C6, means you are rotating it by C6 axis, by C6 axis. Now I am saying that is this axis is allowed over here or not? Is this operation is allowed over here or not? Okay, now I am applying this operation over here, and I'll get what? Each hydrogen shift one. Okay, so यहाँ पे जो H1 था, H1 will become this one, and this is H2, this is H3, this is H4, this is H5. Although the abbreviations are different, but each and every H replaced by another H. So this is the equivalent structure of this main structure, this general structure, or you can say this parent structure. So this is the equivalent structure of this. So this operation is allowed. This operation is allowed. Got it? So now, okay. Now I am taking a different molecule. Let's say I am having BF3, F, and I am saying just rotate it by 120 degree. Means our axis which is perpendicular to the plane of the paper, and I am rotating it by this axis 120 degree angle. So this is your C3 axis. So apply C3 axis perpendicular to the paper, and I'll get, let's say this was F1, F2, F3, then I'll get F1, F2, F3, and these two structures are equivalent to each other. Means this operation is allowed over here.
So now I think you got it that which operation is allowed or which is not, and you also got the idea about proper axis of rotation. So got it? Let's say I have a molecule PTCl4. This is your favorite example. This is your favorite example. So the structure, what is the structure? So you should have the knowledge of structure of the molecules. So we will go through the all the to determine the structures of the molecule by hybridization, by Vespers theory. We will go there, but you should know the structure before finding the symmetry and group point group. Okay, so okay, come over here. The structure of this molecule is square planar. So this will be Cl, 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 Cl. Got it? This is your square planar structure. Now you are applying a C4 axis which is perpendicular to the plane of paper, means you are rotating it by 90 degree, and so this is your C4 axis. This is Cl1, Cl2, Cl3, Cl4. So you will get PT Cl, 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 Cl 1, 2, 3, 4. So these two structures are equivalent to each other. So C4 axis is allowed over here. Okay, got it? So how many rotational axes? Let's say I got a question. Let's say someone give me the question in this molecule is that how many axes are possible over here? How many proper axes of rotation are possible over here? So one C4 axis, you can rotate it by C4 axis like this, or you can rotate it by C2 axis also like this. If you will rotate it by C4 axis, then you will get this C1 over here and C3 over here, C2 over here and C4 over here. Means it will rotate by 180 degree angle, and the final structure will be equivalent to this structure. Means C4 perpendicular to the plane is allowed, and C2 perpendicular to the plane is allowed. Now if you are passing a C2 axis from here like this, you are passing a axis like this and you are rotating it, so this molecule will flip like this, and C1 the Cl with one abbreviation will go over here, and Cl2 will come over here, and C4 will go over here, and C3 will come over here, and you are rotating it by 180 degree. So this is your C2 axis. Got it? Now you are again rotating up this molecule by this axis, this C2 axis. So this C3 will go over here, and C1 will go over here, and C4 over here. So this is also C2 axis. You can apply over here, and this molecule is like this. Got it? Okay. Now if you are taking the axis like this, and you are rotating this axis like this by 180 degrees, this Cl will go over here, and this Cl will remain constant. So your molecule will be equivalent. So this axis, this C2 axis and this C2 axis are also allowed over here. So got it? How you can calculate the you can identify the axis of rotation. Got it? Okay. Now what is principal axis and what is subsidiary axis? What is principal axis and what is subsidiary axis? So principal axis are those rotation axes which have higher order. So the axis which have higher order in the molecule is known as principal axis of rotation. So again in this molecule PTCl4, so there is a one C4 axis and other there are so many means around 4 C2 axes, okay, and one C4 axis. So C4 axis is principal axis over here. Let's say I am having a molecule of benzene. So the higher order of axis over here is C6. C6 is higher order. Generally this is the order. This is the order of rotation axis. So this is higher order axis. So so how many axes you can pass from this molecule? So one C2 axis, one C6 axis, and you can pass one C2 axis over here. C2 axis, this C will go over here, this will go over here, this will go over here by 180. So you can pass C2 by
this like this, and you can pass one C2 like this. This will go over here, this will go over here. You can pipe like this. This will go over here, this will go over here, and you can pipe like this, you can pass like this. Okay, got it? Or you can pass by these corners. Okay, so there are around 6 C2 axes. So C2 axis and C6 axis. So C6 axis is your higher order axis. So the principal axis. So the principal axis of this molecule is C6, and your C2 axes are the subsidiary axes of the molecule. So now I think you can find the rotational axis in a molecule. Got it? Okay. Another axis of rotation is your improper axis of rotation. I'll teach you the improper axis of rotation after plane of symmetry. So first of all, go through the plane of symmetry. Second kind of element of symmetry is your plane of symmetry. So second is plane. Second kind is plane of symmetry. Okay, and represented by sigma. Now there are most 3 type of plane of symmetry: sigma B, sigma H, sigma D, U. Okay, so what is the operation? What is the operation of this element? Is that the operation of this element is you can say reflection of atoms or molecules, you can say. Okay, so the operation is reflection. Okay, how? Let's say you have this molecule, and you are going to draw a plane over here. Then you can see this will go over here, this will come over here, and you can see these both are equivalent to each other. So this plane will be allowed in this. So plane का जो आपका the operation of plane of symmetry is reflection. It will reflect the atoms. Let's say you have the molecule water. Let's say you have the molecule water. This is H1, this is H2. This is H1, this is H2. So now you are applying a plane like this. You are applying a plane like this. When you will apply the plane like this H1 will reflect by H2, or you can say this H1 replace the H2 and H2 replace H1, and this O will bisect like this. Okay, so you will get a molecule like this. So these two molecules are equivalent to each other. So you can say this plane of symmetry is allowed. Okay, is allowed. Now you can also apply a molecular plane. You can also apply a molecular plane over here, means a plane like this. This is the molecular plane. It will bisect the complete molecule. It will bisect the complete molecule, and you will get the same molecule over here, and these two are identical, or you can say equivalent. So this plane is also allowed. Got it? So now, okay. Now I am taking different kind of compound. Let's say I am having a compound PCl5. So what is the structure for PCl5? Is trigonal bipyramidal. So you should know the structure of molecules for this. Okay, now this is your molecule. Now you are applying some planes over here. You can apply a plane over here. How? You can apply a plane like this. So this molecule is molecule is over here. This is like this, and one Cl is out from plane of paper,
out of from plane of board, and other molecule is below from this plane of paper, or you can say one is towards me and another is away from observer or me. Okay. Now, if you are applying a plane like this, then that plane will reflect these two Cl, and then that plane will bisect this Cl, this Cl, this Cl, this Cl. Means these atoms will remain constant, remain unchanged, and these two Cl will change to each other, and this structure, these two structures are equivalent to each other. So this plane is allowed plane, and another plane you can find like this. You can pass a plane like this. So this Cl and this Cl will reflect. You can pass like this. This Cl will reflect, and this Cl and this P will bisect. This Cl and this P will bisect. This Cl and this P will bisect. Okay, so these are molecular plane. But over here, now as you can see one thing. Okay, this plane and this plane, these planes are containing this C3 principal axis. How you can apply principal axis? So one Cl is towards me and another is away from me. Okay, like this. Now you can apply a C3 like this, which is passing through Cl, P and Cl. So Cl, P and Cl will unchanged or unshifted, and these will change or can shift. So this will apply like this, and you will rotate it by 120. So this will go over here, this will go over here, this will go over here. So C3 is like this. Now you are applying a plane like this, or like this, or like this. So these planes contains the principal axis. These plane contains the principal axis. This type of planes are called vertical plane. Means these are contain प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस को कंटेन करते हैं. प्रिंसिपल एक्सिस इनसे पास होती है. यू कैन से लाइक दिस. Another plane you can see like this. This is molecular plane. This plane is molecular plane. This plane. Okay. And this plane in this case is perpendicular. Is perpendicular to the principal axis. This type of planes are called horizontal plane. Perpendicular to the principal axis. Horizontal plane क्या होते हैं? Perpendicular होते हैं principal axis के. Got it? Okay. Next one is dihedral plane. Next one is dihedral plane. क्या होता है कभी कभी? डायहेड्रल प्लेन आपका इसमें समझ में नहीं आएगा आपको. ये भी एक टाइप से सिग्मा वी का ही एक वेरिएशन है. सिग्मा वी का ही एक वेरिएशन है. ये भी प्रिंसिपल एक्सिस को कंटेन करता है. बट ये कुछ मॉलिक्यूल में क्या होता है, कहीं पे दो C2 एक्सिस ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करके ऐसे जा रही होती है. एक C2 एक्सिस ऐसे लग रही है, एक C2 एक्सिस ऐसे लग रही है. If you are applying a plane from this point, you are applying a plane like this, which bisect the angle of these C2 axis. This type of plane is called sigma D or dihedral plane. This plane will bisect the dihedral angle between these two C2 axis. So got it? So there are three type of sigma V. Okay. Now I am saying that there are two type of sigma V planes. मैंने कहा था ना कि sigma V, you can write sigma V and another is sigma V prime. So how you can define these two planes? Let's say I am having water molecule. Now in this water molecule one C2 is there. Only one C2 is there. For rotation axis, one C2 is there which will go like this. So O will unshifted and these two H will shift like this. So this is C2 axis. Now you can apply one plane like this. So this plane is sigma V, is vertical plane, because this is passing through the principal axis. This is containing the principal axis. And another plane you can pass like this, like in this molecular plane. And this plane also contains principal axis. These two are sigma planes. So this molecule have two sigma V planes. But these both sigma V planes have the different kind of notations. One have sigma V notation, one have sigma V prime notation. How? Which one is sigma V and which one is sigma V prime? So if I have two or more sigma V planes, so the sigma V plane which is perpendicular to the molecule and containing principal axis is called sigma V, and another
which is containing the principal axis and passing through the molecular plane, that is called sigma v prime plane. So this is sigma v prime and this is sigma v plane. So I think आप लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आया होगा अच्छे से. ओके, और ना तो अच्छे से कैमरे में आ रहा है, देख लेते हैं. ऐसे तो मैंने रफ कर दिया. या परफेक्ट. ओके, क्लियरिटी भी है. क्या कर रहे हैं भाई? पबजी खेलना छोड़ दे, सिमेट्री देख ले, काम आएगी. बहुत छोटा सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है. फिर तू कहेगा सर जी ये तो सिर के ऊपर से गई. ऐसे सिर के ऊपर से जाने लायक है नहीं ये. मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, जब क्वेश्चंस में देखते हैं तुझे, ठीक है ना, वहां पता लगता है भाई क्वेश्चन में तेरा. कल क्या हुआ, एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मुझे कोई नोट्स चाहिए. उसने मुझे नोट्स मांगे. मैं वो नोट्स तो आपको नहीं बता क्या नोट्स मांगे, क्योंकि उस स्पेसिफिक पर्सन को थोड़ा सुन के वो होगा ना कि मेरे बारे में बताए ना, तो मैं उसका नाम बताऊंगा, नोट्स बताऊंगा. उसने कुछ नोट्स मांगे, ऑर्गेनिक के नोट्स. ओके, सो मैंने उसे ऑर्गेनिक के नोट्स प्रोवाइड कराए. मेरे पास ऑर्गेनिक के नोट्स मैंने इधर उधर से इकट्ठे किए, तो मैंने कलेक्ट किए ऑर्गेनिक के नोट्स उसके लिए. और फिर मैंने उसे कहा ओके आई विल सेंड यू हाउ आई विल सेंड यू, बिकॉज मैसेंजर पे पीडीएफ का ऑप्शन नहीं आ रहा था, मैसेंजर पे पीडीएफ नहीं जा रही थी, ठीक है ना. तो उसने मुझे कहा कि इंस्टा पे भेज दो. ओके, इंस्टा पे भी ओनली इमेजेस का था, वहाँ पे भी नहीं जा रही थी. तो उसने मुझे कहा कि मुझे फोटो खींच के भेज दो, ऐसे स्क्रीनशॉट कर. ओके, इतनी बड़े नोट्स के तुम्हें स्क्रीनशॉट करके भेज दूँ. मैंने कहा यहाँ से नहीं होए. तो उसने कहा आई थिंक यू डोंट नो हाउ टू यूज मोबाइल, और उसने 2 लाफ्टर बना के भेजे. ठीक है, तो मैंने कहा ओके आई डोंट नो हाउ टू यूज मोबाइल. सही बात है भाई. ओके, बट I said that okay I am finding how I can give you the notes. So I sent him or her a link of my Twitter channel, of my sorry not Twitter, Telegram, of my Telegram channel. मैंने Telegram का उसे अपना लिंक भेजा. उसने उस पर भी ज्वाइन करने को मना कर दिया. कैसे ज्वाइन नहीं कर सकता. ओके, गॉट इट भाई. अब तो बहुत बड़ी विपदा है, कैसे करूँ. ठीक है, तो he or she said that okay I'll prepare, I don't want your notes. मैंने कहा ठीक है. So after some time he or she messaged me okay that give me your WhatsApp number, you can you transfer, can you give me by your WhatsApp. मैंने कहा yeah that's fine, okay I'll give you by WhatsApp. So मैंने WhatsApp पे दे दिया. okay it's fine for me but I don't know how to use mobile. पहली बार सुनने को मिला है. सही है, मैं नोट्स भी दो भाई, नोट्स प्रोवाइड कराओ फिर. चलो कोई नहीं, अच्छा है मेरे लिए तुम लोगों ने. मैं तुम लोगों के काम आता हूँ. ठीक है, इट्स गुड फॉर मी. छोड़ो. हाँ जी, सिमेट्रिक आ जाओ, नहीं तो तुम एक्सिस लगाना भूल जाओगे. ठीक है सर, मैं तो C2 भूल गया, कैसी लगती है भाई. तू ऐसे ही भूलेगा. C2 देख भाई, देख C2 मैं अपनी बात कर रहा हूँ. ठीक है ना, मैं अपने ऊपर C2 अप्लाई करके दिखाता हूँ. किसी ऐसे को अप्लाई मत करना जैसे किसी का एक हाथ छोटा हो, एक हाथ बड़ा हो, तो उसके ऊपर C2 अप्लाई करने लगे. ठीक है ना, मैं अपने ऊपर C2 अप्लाई कर रहा हूँ. ओके, इफ आई विल पास अ C2 फ्रॉम हियर, ओके, एंड आई विल रोटेट इट लाइक दिस. So this is not a C2 axis because my this surface and that back wala surface both are not similar. And if I will apply C2, then I will see like this, and this surface both are not similar. So C2 is not allowed over here. Okay, so what is allowed over here? Okay, if I am like this, I am like this. Okay, you are applying C2, then I will go like this or like that. Okay, so this and this both are not same orientation, not equivalent to each other, because at this time my face is in this direction and this time my face is in this direction. So this C2 is not allowed. So क्या करें? Okay, if I am applying one C1 over here, C1 means 360 by 360. If I will rotate by 360, so I will rotate like this.
like this. Now this situation and after rotation this situation both are same. So C1 is can apply over here and सिंपल ना सर जी मुझे पता है C1 तो किसी को भी अप्लाई हो जाएगी 360 किसी को घुमा दो भाई ऐसे ही होगा तो C1 सब में होती है समझ में आया ओके तो आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ा आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ा अब हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हमने छोड़ दिया इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन रिप्रेजेंटेड बाय एसएन क्या होता है भाई इसमें आपके दो ऑपरेशन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं एक सीएन प्लस इसके परपेंडिकुलर सिग्मा सीएन और इसके परपेंडिकुलर सिग्मा मींस सिग्मा एच सीएन और इसके परपेंडिकुलर सिग्मा मींस सिग्मा एच ओके तो अगर ये होगा तो ये मिलके एसएन बना देगा बट ये उसमें होता नहीं है ये सीएन उसमें हो या ना हो ये सीएन उसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ये सीएन उसमें अगर ना भी है मैंने सीएन ऐसे इमेजिनरी सीएन लगा दिया मैंने इमेजिनरी सीएन लगा दिया उसके बाद में सिग्मा एच लगा दिया अगर वो सीएन और सिग्मा एच लगाने के बाद में उनके कॉम्बिनेशन लगाने के बाद में वो इक्विवेलेंट आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि एसएन उसमें प्रेजेंट है फॉर एग्जाम्पल CH4 ओके CH4 कैसा होता है टेट्राहेड्रल ओके मैं एक्चुअल फॉर्म बना लेता हूँ टेट्राहेड्रल का ऐसे बनाऊंगा मैं टेट्राहेड्रल ये ऐसे दिखाने के लिए ऐसे ओके अब इसमें क्या होगा आपको पता है अल्टरनेट पे आपको हाइड्रोजन लगाने हैं एक इधर होगा इधर होगा इधर होगा इधर होगा ओके ये आपके हाइड्रोजन होंगे ठीक है ना यहाँ पे कहीं पे बीच में आपका कार्बन होगा ये होगा आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ओके गॉट इट ओके नाउ आई एम अप्लाइंग इन दिस C4 एक्सिस मैं C4 अप्लाई कर रहा हूँ आप कहोगे क्या मास्टर पागल हो गया क्या C4 तो इसमें अप्लाई नहीं होने की ये यहाँ पे आ जाएगा ये यहाँ पे चल जाएगा वो तो इक्विवेलेंट होगी नहीं तो भाई मैं एक बार तू मेरे भाई सुन ले बस तू देख ले कैसे मैं अप्लाई करता हूँ क्या इसमें चेंजेस आएंगे वो देख ले भाई तू एक बार बाद में कहना पागल है क्या ओके सो जब आप इस पे C4 अप्लाई करोगे C4 आप ऐसे अप्लाई कर रहे हो ऐसे और इसे ऐसे घुमा रहे हो जब ऐसे घुमाओगे तो ये वाला जो है कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा इधर से ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे यानी कि आपको इस टाइप का मॉलिक्यूल मिलेगा गॉट इट दीज आर नॉट इक्विवेलेंट but if you will apply a sigma h which is perpendicular to this axis that C4 axis means this plane is like this if you will apply a plane like this then you will get what you will get this hydrogen will go over here and this hydrogen will go over here this hydrogen will come over here and this will come over there so you will get a molecule like this then this will be like this and like that good now as you can see these two molecules are equivalent to each other means if you are applying C4 and then sigma h Cn then sigma h which is perpendicular to Cn axis and it is giving you equivalent structure so this is called Sn now n is what over here n is 4 so this is your S4 axis so CH4 methane has a S4 axis of rotation and this is your improper axis of rotation with order 2 got it ऐसे ओके नाउ अब है आपका एक सिंपल सा एलिमेंट जो इसका बचा जो सबसे पहला था दैट इज योर आइडेंटिटी सिंपल है तो सब पहले बताते थे अरे भाई तुझे हलवा पहले बता देता ये बाद में ये बताता तो तुझे आसान की आदत पड़ जाती और तुझे तो आसान की आदत बहुत जल्दी पड़ती है तुझे तो टफ लगता है सब कुछ ठीक है अब टफ वाला पहले करा दिया आसान वाला बाद में कराऊंगा टफ वाला तुझे ठीक सा लग रहा है तेरी समझ में आएगा है आसान वाला और हलवा लगेगा कहेगा मास्टर क्या पढ़ा रहा है चल देख नेक्स्ट इज योर आइडेंटिटी फिर से ई बना रहा है आइडेंटिटी अरे ई बार बार इसलिए बन रहा है क्योंकि उसका सिंबल ई होता है ठीक है ना आइडेंटिटी रिप्रेजेंटेड बाय ई स्पेलिंग की मिस्टेक ना है भाई वो ई उसका सिंबल है इसलिए ई लग रहा था वहां ओके आइडेंटिटी रिप्रेजेंटेड बाय ई अब ई करता क्या ई क्या करता है
ई कुछ नहीं करता, मॉलिक्यूल को कंप्लीटली अनचेंज छोड़ देता है। फिर भाई लेके क्यों आए, यूज है इसका। आइडेंटिटी ऑपरेटर है, आइडेंटिटी इज दैट ऑपरेटर विच यू कैन से विच लेट द मॉलिक्यूल अनचेंज, जो मॉलिक्यूल को अनचेंज छोड़ देता हो, मीन्स कुछ चेंज ना करता हो। लेट से सब मॉलिक्यूल में ये होता है, ई और C1 तो भाई सब मॉलिक्यूल में होता है। ई जैसे कि आप बात कर रहे हो वाटर, ई अप्लाई करो, कर दिया जी, सेम रहेगा, ठीक है ना। NH3 ई अप्लाई करो, सेम ही रहेगा जी, कर दिया। तो सब में ई होता है, और ये क्या करता है, कुछ नहीं करता, किधर से कुछ भी रोटेट नहीं करता, कुछ रिफ्लेक्शन नहीं करता, कुछ नहीं करता, ऐसे ही रहने देता है। तो ये था आपका ई। आई होप आप लोगों को सिमेट्री एलिमेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। आया ना, उतार लीजिए। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको काफी दे दिए हैं, आपने प्लीज कृपया करके उतार लीजिए, ठीक है ना। एंड लास्ट, ओके, लास्ट तो हम भूल ही गए थे। लास्ट इज योर इन्वर्जन सेंटर, लास्ट इज योर इन्वर्जन सेंटर। इन्वर्जन सेंटर आई से रिप्रेजेंट करते हैं जी, कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्वर्जन सेंटर क्या करता है, इन्वर्जन सेंटर यू कैन से ये मिरर की, स्फेरिकल मिरर की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, स्फेरिकल मिरर। कैसे, वो देख लेते हैं। लेट्स से यू हैव अ CO2 molecule, this is O1, this is O2. Now you are having your spherical mirror, or you can say your inversion center. So inversion center will, this is O prime, you can say. So inversion center will be, you can put over here. So this is your inversion center is put over here. Now what it will do, it will shift this molecule, this O by this, and this will by this. So you will get a reflection like this. We will get a reflection like this. This will go over here and this will go over here. This will shift. This will go over here and this will go over here. Next, और क्या हो सकता है, कुछ भी एक इस टाइप का, या C2F2 है, ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने रख दिया, तो ये इसे इसमें चेंज करेगा और इसे इसमें करेगा, ठीक है ना। ओके, इस इन्वर्जन सेंटर का ये खासियत होता है कि आप इससे, जो आपको एक दूसरे में इन दोनों को चेंज कर रहे हैं, इससे इधर जाओगे, जितना डिस्टेंस पे ये होगा इतने ही डिस्टेंस पे होगा, जितना डिस्टेंस पे होगा इतने पे ये होगा, जितना डिस्टेंस पे ये है इतने पे ये है। इसे कहते हैं आप इन्वर्जन सेंटर। क्या कहते हो, इन्वर्जन सेंटर। आई से रिप्रेजेंट करते हैं। SF6 में देख लो आप, SF6 स्ट्रक्चर होता है जी ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर तो सर मुझे पता ही नहीं है, मैं तो स्ट्रक्चर जानता ही नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे भाई, जो स्ट्रक्चर सिखाऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लियो, ट्रांसफर थ्योरी पढ़ लियो, पर नहीं मैं तो नहीं पढ़ूंगा, तुम्हें ही बताना पड़ेगा। ओके चलो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। ये है जी SF6 का स्ट्रक्चर। SF6 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल। इसमें अगर मैं यहाँ पे मिरर रख दूँ तो देखो, ये एक दूसरे को रिफ्लेक्शन देंगे, ये भी एक दूसरे में, यानी कि ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, ठीक है ना। सेम डिस्टेंस है, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे सेम डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इसमें भी इन्वर्जन सेंटर होगा। तो आप ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी एलिमेंट आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना। अब देखते हैं, एक बार थोड़ा टाइम बचा गया, हाँ अभी मेरे पास और टाइम है। मैं क्या कर सकता हूँ, आपको स्ट्रक्चर और बता देता हूँ आज ही, ठीक है ना। कल हम फिर पॉइंट रूट पे आ जाएंगे। स्ट्रक्चर भी मैं आपको आज बता देता हूँ कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर कैसे हम फाइंड करेंगे वो आपको बता देता हूँ। एक बार अगर मैं रोटेशन एक्सिस की एक बार देख लेता हूँ। रोटेशन एक्सिस में एक चीज रह गई थी मेरी, अगर मैं किसी मॉलिक्यूल पे किसी CN एक्सिस को n बार यूज कर रहा हूँ, जैसे मैं C2 को 2 बार यूज कर रहा हूँ, C3 को 3 बार यूज करता हूँ, C5 को 5 बार यूज करता हूँ, C6 को 6 बार यूज करता हूँ, तो ये क्या देता है, हमेशा आइडेंटिटी देता है। क्या देता है, आइडेंटिटी।
एन से एन कैंसिल हो जाता है, ये आइडेंटिटी देता है, ये C1 करो आइडेंटिटी देता है। ये सब आइडेंटिटी के इक्वल होते हैं। आइडेंटिटी मीन्स अगर आप एक nth ऑर्डर का रोटेशन एक्सिस n बार लगा रहे हो तो वो आपका उसके ऑर्डर के इक्वल लगा रहे हो तो वो आपका आइडेंटिटी ही देता है। जैसे कि मैं कहूँ वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल 1 2, अगर इस पे आप C2 को एक बार लगाओगे तो आपको मिलेगा H2H1 जो एक दूसरे के क्या है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। बट अगर मैं एक बार और C2 लगा दूं यानी कि C2 दो बार लगा दूं मैं तो आपको मिलेगा H1H2। अब आप देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल है। मीन्स यू कैन से मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी, ये ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर अप्लाई किया है। मीन्स दोनों क्या एक दूसरे के आइडेंटिकल है, ठीक है ना। तो C2 को जब मैंने दो बार अप्लाई किया तो वो किस में चेंज हो जाएगा, E में। तो वो आपका जनरली E जैसे ही बिहेव करेगा। तो Cn को अगर मैं n बार अप्लाई करता हूँ, ठीक है ना, तो वो आपका जनरली E वाला ऑपरेशन देता है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है अच्छे से, मस्त एकदम चंगा, ओके, बहुत अच्छी बात है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। क्या स्टार्ट करो सर जी, आप भी पता नहीं क्या क्या, कुछ नहीं है भाई, देख ले तो यहाँ। ओके, सो सबसे पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूँ। पूरा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाओगे क्या जी? नहीं भाई, बॉन्डिंग में पढ़ लिए तो हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पे तो बस क्या देख ले, स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करते हैं वो देख रहा हूँ मैं, बस वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन मीन्स कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है और उस हाइब्रिडाइजेशन में एंगल कितना होता है, उस हाइब्रिडाइजेशन में एंगल कितना होता है और उसमें उसका शेप क्या होता है, ठीक है ना, उसमें उसका शेप क्या होता है और उसके एग्जाम्पल ये आप देखो। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मैं सबसे पहले बात करता हूँ एसपी हाइब्रिडाइजेशन। कौन से हाइब्रिडाइजेशन की? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। कैसा एंगल होता है एसपी का? 180 डिग्री। शेप इसकी लीनियर होती है। कैसी शेप होती है? लीनियर। एग्जाम्पल BeCl2। BeCl2 में क्या होता है? Be होता है और 2Cl एसिड, लीनियर होता है, 180 डिग्री एंगल होता है, ठीक है ना। ओके, sp2 होता है जी आपका 120 डिग्री का एंगल। कौन सा एंगल? 120 डिग्री। ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल BF3, B से 3F ऐसे जुड़े होते हैं, 180 डिग्री को घुमाओगे तो आइडेंटिकल मिलेगा। C3 लगा सकते हो, ठीक है ना, C3 लगा सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट sp3 एंगल क्या होता है जी? 109 डिग्री 28 मिनट, ये एंगल होता है। ये कौन सा मिनट कहाँ से आएगी? ओके, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। फॉर एग्जांपल CH4। ओके, नेक्स्ट इज योर sp3d। Okay, sp3d angle is what? There will be two angle. One is 120 and another angle is 90. This is for axial bond and this is for equatorial. ये ऐसा होता है। इसका एग्जाम्पल चलो देख लेते हैं। इसकी जो शेप होती है वो ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, TBP ट्राइगोनल बाइपैरामिडल होती है। एग्जाम्पल PCl5, देख लो जिसमें PCl5, PCl ये होती है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसमें जो ये वाले एंगल होते हैं, ये 120 होते हैं और ये एंगल कितना होता है? 90 होता है, ठीक है ना। ओके, ये एक्सियल होते हैं, इन्हें हम इक्वेटोरियल कहते हैं। ओके, sp3d। नेक्स्ट हो गया sp3d2। इसमें जो एंगल होता है वो 90 होता है, ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होती है, सभी सिमेट्रिक होते हैं इसमें। और इसका एग्जाम्पल SF6, ठीक है ना। नेक्स्ट इज योर sp3d3। That is your angle is your 72 degree and 90 degree. This is for axial. This is for equatorial. This is for axial. And shape is pentagonal bipyramidal. And example is IF7. So ये आप याद रखना है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे सब में और इसे कर दोगे। अब सर जी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? ये तो निकालना मेरे लिए टफ है। मैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालूंगा? हाइब्रिडाइजेशन भी तो नहीं निकाल सकता, मुझे हाइब्रिडाइजेशन भी तो निकालना नहीं आता। मैंने तो पढ़ा ही नहीं है आज तक हाइब्रिडाइजेशन। मैं तो न्यू टर्म सुन रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन भी कुछ होता है।
अच्छा चल तू पढ़ कर ले, मैं बताऊंगा अभी तुझे कैसे हाइब्रिडाइजेशन करेगा। चल देख भाई कैसे तू हाइब्रिडाइजेशन निकालेगा, बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल है हाइब्रिडाइजेशन निकालना। वैसे तो तू पढ़ेगा केमिकल बॉन्डिंग, जब से पढ़ाऊंगा वहाँ अच्छे से पढ़ाऊंगा, वहाँ पे अच्छे से पढ़ाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पहले तू एक फॉर्मूला लिख ले, x इज इक्वल टू, अभी x क्या होता है बताऊंगा भाई, x क्या होता है, 1/2 इंटू इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन बाई सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा वो प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय सिग्मा बॉन्डेड एटम, और यू कैन से सिग्मा बॉन्डेड ग्रुप, और यू कैन से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ग्रुप्स प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो ये पूरा फॉर्मूला रहता है, इसे अप्लाई करके देख लेते हैं, एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। CH4 पे अप्लाई करो, किस पे अप्लाई करो, CH4 पे, इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, दिस इज योर सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कार्बन, कार्बन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 प्लस नंबर ऑफ एटम गिवन बाय सिग्मा बॉन्डेड, देयर आर 4 सिग्मा बॉन्डेड, 4 प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव, देयर इज नो नेगेटिव नो पॉजिटिव चार्ज, तो कुछ नहीं होगा, 4 और 4 8/2, 8/2, सो दिस इज 4। अब हम इस x की वैल्यू के बेस पे बताएंगे कि x की वैल्यू अगर इतनी होगी तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देखो x की वैल्यू अगर 2 होगी तो sp होगा, अगर 3 होगी तो sp2 होगा, अगर 4 होगी तो sp3 होगा, 5 होगी तो sp3d होगा, 6 होगी sp3d2 होगा, 7 होगी sp3d3 होगा। इससे आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हो, ठीक है ना। जैसे कि इसका कितना है 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 में से क्या होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, कर लोगे। ओके हाँ जी, ये तो है अभी हमने, ओके ऐसे आप शेप निकाल सकते हो, ऐसे आप शेप निकाल सकते हो। एक आपने थ्योरी पढ़ी होगी इनऑर्गेनिक में, केमिकल बॉन्डिंग में, आप ऐसे मैं पढ़ाऊंगा भी जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये क्या होती है, क्या बताती है वैलेंस सेल, ये कहती है कि अगर आपके पास, अगर आपका जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में आपके पास लोन पेयर नहीं है, अगर मॉलिक्यूल में आप लोन पेयर नहीं है तो वहां पे आप सिंपली जो स्ट्रक्चर है वो हाइब्रिडाइजेशन से निकाल सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर आ जाए तो लोन पेयर क्या करने लगते हैं, बॉन्ड पेयर पे क्या करने लगते हैं, रिपल्सन डालने लगते हैं, जिससे वहां पे जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बदल जाता है, क्या बदल जाता है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। ये वेस्पर थ्योरी से आपने बताया गया इसमें, ठीक है ना। और यहाँ पे जो वो रिपल्सन होता है वो लोन पेयर, अगर आपके पास लोन पेयर है तो रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, मीन्स लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हाफ हाफ है तो आपका कम होता है इससे। और अगर सभी बॉन्ड पेयर है, इसमें लोन पेयर है ही नहीं तो रिपल्सन सबसे कम, मीन्स रिपल्सन ना होता है, इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसमें कम होता है, ठीक है ना। तो जितने ज्यादा लोन पेयर उतना ज्यादा रिपल्सन, जितना ज्यादा लोन पेयर उतना ज्यादा रिपल्सन, ये इसमें चीज होती है, ठीक है ना। ये आपका वेस्पर थ्योरी से आपने सुना होगा। अब वहीं पे मैं एग्जांपल आ जाता है वाटर का। वाटर का जैसे ही मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकाला, x इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑक्सीजन इज 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं हमेशा, प्लस 2 सिग्मा बॉन्डेड, ओके, ये 6 और 6 और 2 8/2 मीन्स 4, मीन्स इट शुड बी sp3, it should be sp3 when you will make the structure of sp3 is tetrahedral, so for tetrahedral but there are two lone pairs exist, so this lone pair will repel the bond pairs, so it will go some closer like this and then angle will become 107 from 109 to 8, 109 डिग्री टू 8 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट से 107 डिग्री रह जाता है, ओके।
ओके, ऐसे ही आपका NH3 का केस है। NH3 का केस में भी टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, बट उसमें एक लोन पेयर आ जाता है तो उसका एंगल, सॉरी इसका एंगल 105 डिग्री के आसपास होता है। ओके, तो उसका एंगल भी डिक्रीज होता है। इसकी शेप हो जाती है वी टाइप शेप, और इसकी शेप हो जाती है ट्राइगोनल, वो सॉरी पिरामिडल शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। गॉट इट? कर लोगे तो इससे आप ऐसे ही शेप्स निकाल सकते हो, इससे आप ऐसे ही शेप निकाल सकते हो, कोई भी आप शेप ऐसे ही इससे निकाल सकते हो। अगर मैं कुछ अब और एग्जांपल दूं आपको, XeF2, ये मॉलिक्यूल में कहूँ तो देखो Xe के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। F दोनों किससे जुड़े होंगे? F किससे जुड़े होते हैं? कैसे पता लगेगा कौन किससे जुड़ा होता है? देखो जितने भी हेलोजेंस हैं वे सब सिग्मा बॉन्ड से जुड़ते हैं, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है ना, सल्फर डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ये सब याद रखना है। तो जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है उन्हें मैं कभी ऐड नहीं करता, यहाँ पे एक्स में ओनली सिग्मा वाला को ऐड करता हूँ, ठीक है ना। तो एक्स प्लस 2, 8 और 2 10/2 मीन्स 5, ठीक है ना। तो 5 में क्या होगा? sp3d, इसमें sp3d आना चाहिए था, Xe सॉरी 2 माइनस में है, ठीक है ना। सो प्लस 2 और हो जाता तो ये कितना हो जाता? 6। तो इसका होना क्या चाहिए था स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था ऑक्टाहेड्रल। कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए था? ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाते हैं? लोन पेयर आ जाते हैं और 2 F बचते हैं, 2 F बचते हैं, बाकी सब लोन पेयर। लीनियर स्ट्रक्चर इस टाइप से हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे आपने बहुत सारी एग्जांपल, जैसे कि XeF4 अगर आपने पढ़ा हो तो XeF4 में आपके कितने लोन पेयर आ जाते हैं? 2 लोन पेयर आते हैं। यहाँ पे 4 लोन पेयर थे, तो 4 लोन पेयर को आप खत्म कर दोगे, स्ट्रक्चर ये बचेगा। XeF4 में 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो ओनली ये बचता है। ये वाला स्ट्रक्चर बचता है, इसका सीसा स्ट्रक्चर। तो वेस्पर थ्योरी आपको अच्छे से, वैसे आपने पढ़ भी रखी होगी, लेकिन मैंने थोड़ा रिवाइज भी करा दिया। तो आप इस वेस्पर थ्योरी से क्या निकाल सकते हो? स्ट्रक्चर्स निकाल सकते हो, ठीक है। आप कहोगे तो मैं वेस्पर थ्योरी को अच्छे से पढ़ा दूंगा अलग एक वीडियो में, ठीक है ना। वैसे हम बॉन्डिंग में तो करने वाले हैं ही यहाँ पे, तो जस्ट मैंने आपको एक बार रिवाइज करवाया है। तो वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन से आप स्ट्रक्चर्स निकाल सकते हो, फिर उन स्ट्रक्चर्स पे आप सिमेट्री डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और शेप और ज्योमेट्री का आपको पता है, लोन पेयर के साथ जो होता है उसे ज्योमेट्री कहते हैं, और लोन पेयर हटा के जो बनता है उसे शेप कहते हैं। तो गाइस यहाँ तक था आपका सिमेट्री एलिमेंट्स। इससे आगे जो पार्ट आएगा वो आएगा आपका ग्रुप्स, ठीक है ना। ग्रुप्स में पॉइंट ग्रुप, इससे नेक्स्ट पार्ट में आपका पॉइंट ग्रुप आएगा जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पॉइंट ग्रुप से बाद में फिर आपकी कैरेक्टर टेबल आएगी, और कैरेक्टर टेबल से बाद में एप्लीकेशन। सो गाइज आई होप आप लोगों को सिमेट्री बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।